जुजुत्सु काइसन के एक नया एपिसोड लेके मैं लौट आया हूँ। दोस्तों जल्दी से लाइक कर दो वीडियो को ताकि मुझे और वीडियोस लाने में मोटिवेशन मिल जाए। इस वीडियो में जुजुत्सु काइसन के मांगा से 208 से 210 चैप्टर तक एक्सप्लेन करूंगा, सो देखते रहिए। जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने देखा यूकी और केंजाकू के बीच बहुत घमासान लड़ाई होता है, पर केंजाकू अपने स्मॉल उजुमा की यूज करके यूकी को बहुत ज्यादा घायल कर देता है। अब आगे वीडियो की शुरुआत में हम एक बार में देखते हैं जिसका होस्ट तेंगेन है, और उस बार में हम चोजो और यूकी को देखते हैं बातें करते हुए। यूकी चोजो को बार बार समझा रही थी कि तुम अपने भाई यूजी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो, मुझसे तुम्हारी जरूरत है फ्यूचर में भी। चोजो कहता है, यूकी तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं ह्यूमन हूँ? क्या तुम्हें एक बात पता है, जब मेरे छोटे भाई इस दुनिया में पहली बार आए थे अपने एबनॉर्मल बॉडीज के साथ, शायद इंसान उन्हें एक्सेप्ट नहीं करते, और इसीलिए मैंने डिसाइड किया मैं अपनी जिंदगी एक कर्ज की तरह बिताऊंगा, और इसीलिए शायद मैंने शिबुया में इतने सारे लोगों को मार दिया। और सिर्फ इतना ही नहीं, मैंने अपने भाई एशो और केजू को भी मारा है, वो मैं ही था। अगर मैं पहले एक नॉर्मल ह्यूमन की तरह रहता तो शायद आज इतना कुछ ना होता। पता नहीं मैंने तब इतना आसान रास्ता क्यों चुना था। अगर मैं नहीं चुनता तो शायद आज मेरे भाई जिंदा होते, और शायद ये हमारा फेट था, हम चारों भाई को एक दूसरे से लड़ना ही पड़ता। शायद मैंने आसान रास्ता चुना था, इसीलिए यूजी अकेला रह गया। यह सुन के यूकी कहती है, अगर तुम फिर से ऐसा करोगे तो फिर से वो अकेला रह जाएगा। यह सुन के चोजो कहता है, पर मैं नहीं कर सकता। मैंने बहुत से लोगों को मारा है, और इसीलिए मुझे नहीं लगता मैं उसके साथ उसके साइड में चल सकता हूँ। और तभी प्रेजेंट में सीन आता है। यहाँ पे हम देखते हैं वो अपने एक अटैक को तैयार करते हुए केंजाकू की तरफ फेंकने लगता है और कहता है, और मुझे जितना लगता है यहाँ पे मेरे लाइफ का आखिरी और सबसे अच्छा यूज हो रहा है। कामो नोरितोशी ये लो। और तभी हम देखते हैं वो अपना अटैक उस पर फेंकने ही जा रहा था। तभी हम देखते हैं यूकी की तरफ, वो उसको ऐसा करते हुए देख रही थी, और वो उसको देख के कहने लगती है, चोजो राइट हियर राइट नाउ यू हैव डाइड एज ए कर्ज। अब जियो, एक ह्यूमन की तरह जियो। और उसकी ऐसा कहते ही हम देखते हैं तेंगेन अपने बाहा के बैरियर को, जहाँ पे चोजो था, बाहा के बैरियर को ब्लैंक करता है और चोजो को अपने बैरियर के अंदर ले लेता है। चोजो जाते हुए भी चिल्लाने लगता है, क्यों किया तुमने ऐसा? तेंगेन नहीं। सीन शिफ्ट होता है, हम केंजाकू और यूकी को देखते हैं। केंजाकू तभी अपना ग्रेविटी टेक्निक यूज करता है, और वहाँ पे ग्रेविटी की वजह से हम देखते हैं यूकी वहीं पे नीचे जमीन पे गिरी हुई है। सब कुछ इतने खराब हालत में देख के तभी वहाँ पे तेंगेन आ जाता है। अपने सामने उसकी फेस को देखते हुए केंजाकू हंसने लगता है और कहता है, क्या बना रखा है तुमने अपने आप को? क्या तुम्हें यही फेस पसंद है और अपने आप को तुम ऐसे ही दिखाना चाहते हो? तुम्हें देख के तो ऐसा लगता है जैसे कि वो। और तभी वो सुकुना के बारे में सोचता है, पर तभी हम देखते हैं नीचे यूकी उसका पैर पकड़ लेती है। केंजाकू काइंड ऑफ इरिटेट होके कहता है, जाओ एक इंसान की तरह तो मरो। पर तभी उसे कुछ फील होता है, बहुत ज़्यादा डेंसिटी, बहुत ज़्यादा ग्रेविटी। वो समझ नहीं पा रहा है क्या हो रहा है। वो बस सोच रहा है, इतना ज़्यादा इतना मास कैसे, जैसे कि इसका कोई भी लिमिट नहीं है। पर डेंसिटी, अगर इसका कोई लिमिट नहीं है तो फिर नो वे, ऐसा नहीं हो सकता। और तभी वो बहुत ज़्यादा चौंकता है, उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, और वो कहता है, एक ब्लैक होल। और दोस्तों तभी हमें यहाँ पे ब्लैक होल के बारे में बताया जाता है। अगर आप में से किसी को भी ब्लैक होल क्या है वो नहीं पता है, तो यहाँ पे बताया जाता है ब्लैक होल इतना ज़्यादा डेंस होता है, उसके अंदर इतना ज़्यादा ग्रेविटी होता है कि उसमें से खुद लाइट भी पास नहीं कर सकता। और सिर्फ लाइट नहीं, कोई भी मैटर, कुछ भी उसके सामने से या फिर उसके आसपास होगा तो वो उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा। और तभी सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं केंजाकू की वहाँ पे बहुत ज़्यादा ही ग्रेविटी हो रहा है। काइंड ऑफ केंजाकू अब अंदर घिसता जा रहा है, और कुछ ही देर बाद हम देखते हैं वो जगह पूरी तरह से तबाह होने लगता है। ब्लैक होल सब कुछ को अपने अंदर निगलने लगता है, और तभी ब्लैक होल ब्लास्ट करता है, और वहाँ पे हम देखते हैं जुजुत्सु हाई का जो एरिया है कुछ को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। और वहीं पे हमें दिखाया जाता है तेंगेन का टॉम्ब है, वो अब एक्सपोज हो चुका है। सब कुछ साफ होने के बाद हमें दिखाया जाता है केंजाकू को, वो मरा नहीं, और वो अपनी तरफ देखते हुए कहता है, मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होता, शायद तुम्हारी ये टेक्निक मुझे मार देता। सच में एक मोमेंट ऐसा आया था जब मैं डर गया था। तेंगेन उसकी तरफ देखने लगता है, पर तेंगेन को कुछ भी समझ नहीं आया, क्योंकि ये टेक्निक इतना ज़्यादा पावरफुल था कि सब कुछ को अपने अंदर खींच सकता था। तो फिर केंजाकू उसके अटैक से कैसे बचा? वो केंजाकू से पूछता भी है। केंजाकू समझाता है उसे कि मेरा जो पहले का बॉडी था, जो कि काओरी इतादोरी का था, उसके अंदर एक टेक्निक थी जो कि एंटी ग्रेविटी टेक्निक था, और उसको एक्टिवेट करने की वजह से मैं यहाँ पे बच पाया। हाँ, ये एक गैम्बल था, मुझे पता नहीं था कि ये काम करेगा कि नहीं, पर देखो मैं ज़िंदा हूँ।
वो ये सब एक्सप्लेन कर रहा था। दूसरी तरफ हम देखते हैं तेंगेन का जो बॉडी है। दोस्तों अगर आप लोगों को पता नहीं, जो तेंगेन को आप अब तक देख रहे हो, मतलब जो तेंगेन की बॉडी को आप अब तक देख रहे हो, वो तेंगेन की असली बॉडी नहीं है। उसकी असली बॉडी उसके जो टॉम्ब है उसके अंदर ही है। सो उसका ये जो बॉडी है ये धीरे धीरे हम देखते हैं गायब होने लगता है। तभी सामने हम उसके जो असली बॉडी है उसको देखते हैं। उसको देखते हुए केंजाकू कहता है फेयरवेल माय ओल्ड फ्रेंड। सीन शिफ्ट होता है 14 नवंबर 2018 रात को दिखाया जाता है। बहुत सारे मिलिट्री, बहुत सारे लोग एक साथ कॉलोनीज के अंदर आ रहे हैं और इतने सारे सोल्जर्स, सबको कोगा ने बार बार अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहा है। सबको कोगा ने गेम के बारे में बताना चाहता है पर सब कोई उसकी बात को इग्नोर कर रहा है। केंजाकू और उराइमे को देखते हैं, वो दोनों इसी बारे में बात कर रहे हैं। कोगाने की बात को इग्नोर किया जाए तो बैरियर के अंदर जाने के बाद जो प्लेयर्स अलग अलग हो जाते हैं। ये कहने के बाद केंजाकू कहता है काइंड ऑफ ये एक रूल की तरह समझो, पर उराइमे कहता है नहीं ये रूल नहीं, ग्लिच की तरह है। सीन शिफ्ट होता है। दूसरी तरफ हम रेमी को देखते हैं। वहाँ पे अब यूएस मिलिट्री का हमला हो चुका है। वो लोग उसको बहुत ज़्यादा ज़ोर से शॉक मारता है। कुछ देर बाद हम देखते हैं वो सोल्जर्स बहुत सारे लो लेवल सॉर्सरर्स को पकड़ चुके हैं और सबको लगता है कि अरे इन्हें पकड़ना तो बहुत आसान है। वो सर हमें क्या बोल रहा था, वो इतना डर क्यों रहे थे, ये यहाँ पे तो डरने की कोई बात ही नहीं है। पर कुछ देर बाद वहाँ पे और एक लेडी आती है। उसकी हालत हम देखते हैं ख़राब है। वो किसी की मरी हुई बॉडी लेके आई है। ये देख के वो सोल्जर कहता है अरे ऐसा तो नहीं करना चाहिए था ना, तुम्हें पता है उन लोगों को जिंदा पकड़ने के लिए कहा गया था। पर वो लेडी कहती है नहीं, हमें कहा गया था कि उनके दिमाग को सही रखना है और वैसे भी तुम लोग जिनसे लड़ रहे हो ये बहुत ज़्यादा वीक है। पर यहाँ पे कुछ मॉन्स्टर हैं, इसके ऊपर हमने बहुत ज़्यादा अटैक किया, बहुत जैसे कि बहुत ज़्यादा बुलेट भी बरसाया, पर इसको कुछ भी नहीं हुआ। इसीलिए हमें और ज़्यादा हार्ड इस पर अटैक करना ही पड़ा। और ये जो मॉन्स्टर है, क्या तुम्हें पता है इसका ताकत अपने सर में हेलीकॉप्टर की तरह प्रोपेलर ला सकता है। पर ये उस सोल्जर को अच्छे से समझ में नहीं आता है। वो लेडी फिर से कहती है मैं फिर से कह रहा हूँ, तुम लोगों ने वीक लोगों से लड़ा है और हम लोगों ने बहुत पावरफुल मॉन्स्टर से लड़ा है। हो सकता है यहाँ पे उनसे भी ज़्यादा पावरफुल कोई हो। सीन शिफ्ट होता है। दूसरी जगह पे हम देखते हैं बहुत जोर से ब्लास्ट होता है और एक सॉर्सरर को देखते हैं जो कि एक सोल्जर को पूरी तरह से जख्मी कर दिया है। आपको अगर याद है तो ये रीजी स्टार के साथ था और वो रीजी की बात ही सोचने लगता है। रीजी ने ऐसा पहले भी कहा था केंजाकू कोई बॉम्ब गिराने वाला है, शायद वो यही है। सीन शिफ्ट होता है। हम उराइमे और केंजाकू को बात करते हुए देखते हैं। उराइमे कहती है तुमने यूएसए के सोल्जर्स को कलिंग गेम के प्लेयर्स के साथ भिड़ाया ताकि वो लड़ सके और उनके वजह से, उनके मरने की वजह से कलिंग गेम स्टिमुलेट हो और तुम्हें आसानी हो तेंगेन के साथ मार्जिन करने के लिए। ये सुन के केंजाकू भी उसे अच्छे से समझाता है और कहता है हाँ कुछ ऐसा ही समझो, पर मैं ऐसा कोई सॉर्सरर्स और यूएसए के आर्मी के बीच लड़ाई देखना नहीं चाहता, कोई शोडाउन देखना नहीं चाहता। बस मैं जितना चाहता हूँ उतना हो जाए तो ही अच्छा। और वैसे भी जो नया रीइंकार्नेट हुआ है यहाँ पे, या फिर जो कमज़ोर या फिर जो ज़्यादा पावरफुल सॉर्सरर्स भी है, वो लोग नॉर्मली सोल्जर्स को नहीं मारने वाले, क्योंकि उनका पॉइंट मैटर नहीं करता। एक पॉइंट करके मुझे नहीं लगता कोई उनको ऐसे ही मारेगा जब तक उनके पास कोई अच्छा रीज़न ना हो। उसकी सारी बात सुनने के बाद केंजाकू कहता है तुम सही समझे, हाँ मैंने ऐसा ही किया, मेरा प्लान यही था। हाँ हो सकता है वो फॉरेनर्स हैं, वो जापानीज़ नहीं हैं, मगर मौत आने पे सबकी नेगेटिव सिचुएशन होता है, तो उनकी यही कर्स एनर्जी मुझे चाहिए और इसीलिए मैंने अलग अलग कॉलोनीज़ के अंदर अपना कर्स स्प्रिट छोड़ दिए हैं जो कि रात में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे। कुछ देर बाद हम एक सोल्जर्स को देखते हैं जो कि सीढ़ी से नीचे देख रहा था और तभी हमें उसके सामने बहुत ही खतरनाक एक कर्स स्प्रिट को देखते हैं जिसे देखते ही वो पूरी तरह से घबरा जाता है। सीन शिफ्ट होता है। हम हाना कुरोसु यानी एंजल को देखते हैं। वो भी मेगुमी के साथ साथ बाकी सबको यही समझाती है और ये बात सुन के वो सब ये रोकने के लिए दौड़ने लगते हैं, नीचे जाने लगते हैं। पर जब वो दौड़ते दौड़ते आगे जाने लगते हैं तभी देखते हैं एक सोल्जर उन पर एम करता है, पर यूजी उसके पीछे से आके उसको बहुत दूर फेंक देता है और उसके अटैक को रोकता है। वो लोग जब सामने जाते हैं, सामने जाते ही देखते हैं बहुत सारे सोल्जर्स उनके सामने बंदूक ताने खड़े हुए हैं। पहले मेगुमी को लगता है वो सब शायद उन्हें बचाने या फिर कॉलोनीज़ के अंदर जो नॉर्मल ह्यूमंस है उन्हें बचाने के लिए आए हैं, पर वो सोल्जर्स उन पर अटैक कर देते हैं। ये देख के मेगुमी समझ जाता है वो उन्हें बचाने नहीं मारने आए हैं और वो भी हमला करने के लिए रेडी हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है। हम एक एबेंडन किया हुआ हाउस में 3 छोटी बच्ची को देखते हैं जिनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है और उन्हें एक कर्स स्पिरिट संभाल रहा है, उन्हें अजीब अजीब से खाना खिला रहा है और उनकी हालत ऐसे ही ख़राब किया हुआ है। उन तीनों को ये पता है वो उनकी माँ नहीं है,
पर वो कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वो कर्स स्पिरिट उन्हें वहाँ पे ट्रैप करके रखी हुई है। प्रेजेंट में हम आते हैं, हम देखते हैं मेगुमी, यूजी और सबके सामने एक सोल्जर है, उससे वो लोग पूछताछ कर रहे हैं। पूछताछ करने के बाद उन सबको वही पता चलता है जो कि उन सब का प्लान था, उनको पकड़ के ले जाके उनके एनर्जी के द्वारा एक नई एनर्जी क्रिएट करना था कि ह्यूमैनिटी का अच्छा हो। उसके पास से ये बात सुनने के बाद सबको अब समझ में आ चुका है किंजाकू की असली प्लान क्या है। उसकी प्लान था इतने सारे सॉर्सरर्स और इतने सारे इंसान नॉर्मल ह्यूमंस को लाओ यहाँ पे, उन सब की मरने से जो एनर्जी पैदा होगा उससे उसको हेल्प मिलेगा तेंगेन के साथ ह्यूमैनिटी को मर्ज करने में। ये सब सुनने के बाद इतने सारे सोल्जर्स अपने जान गंवाएंगे। ये सुनने के बाद हम देखते हैं यूजी तभी कहता है तो चलो बचाए उन्हें। वो तैयार होता है जाने के लिए, पर तभी एंजल कहता है नहीं नहीं, अब कोई फ़ायदा नहीं, हम चाहे उन्हें बचाए या नहीं, क्योंकि जितने सारे लोग ऑलरेडी मर चुके हैं उतने में केंजाकू का काम तो हो चुका है। पर यह सुनने के बाद यूजी को थोड़ा गुस्सा आता है और वो कहता है तो फिर क्या, तो क्या हुआ। एंजल थोड़ा गुस्सा होकर कहता है मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना, ये पॉइंटलेस है और हाना और मैं एक साथ को एग्जिस्ट करते हैं, तो उसे ऐसी बकवास जगह पे बकवास बातों में मत खींचो जो कि तुम्हारी पर्सनल प्रॉब्लम्स है। ये सुन के यूजी को और ज़्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है सो व्हाट, ऐसे मुझे ऑर्डर दिया मत करो, मैं तुम में से किसी को विश्वास नहीं करता, किसी के ऊपर विश्वास नहीं करता। ये सुन के हाना उसकी तरफ बहुत ही इनोसेंट सी नज़र से देख के कहने लगती है मुझे तुम ये बताओ, ये जो बात अभी तुमने कही ये तुमने किससे कहा, एंजल से या फिर मुझसे। पर यूजी उसकी तरफ देखता है पर उसकी बातों का कोई रिस्पॉन्स नहीं देता। ये देख के हाना को बहुत बुरा लगता है। सीन शिफ्ट होता है, दूसरी तरफ हम देखते हैं एक बहुत बड़े से कर्स स्पिरिट सोल्जर्स को फिशिंग के लिए इस्तेमाल कर रहा है और नीचे फिश जैसे दिखने वाले शिकिगामी या फिर कर्स स्पिरिट है उनको पकड़ रहा है और अपने पीछे और सारे कर्स स्पिरिट्स को खाना खिला रहा है। वहीं पे हम और एक सोल्जर को देखते हैं जो कि ये सब देख के बहुत ज़्यादा डर चुका है और वो कहता है मैं एक सोल्जर हूँ, मैं हमेशा तैयार रहता हूँ मरने के लिए। किसी दिन हो सकता है मैं किसी टेररिस्ट के हाथों मारा जाऊँ उनके बुलेट पे, किसी दिन हो सकता है किसी डिजर्ट में मैं अकेला ही एक लैंड माइन के ऊपर पैर रख और मारा जाऊँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, किसी दिन मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मगर इस तरह नहीं, इस तरह मैं मरना नहीं चाहता। और तभी देखता है वो कर्स स्पिरिट उसे हाथों में पकड़ा हुआ है। दूसरी तरफ हम देखते हैं यूजी आगे जा रहा है, मेगुमी उसके पीछे पीछे आ रहा है, उसको समझाने की कोशिश कर रहा है जो तुमने कहा तुम बोलो ये किसके लिए था, ये था ना एंजल के लिए था ना, बोलो हमें एंजल के लिए था ना। कुछ देर बाद हम हाना की आवाज़ सुनते हैं। सब कोई जानता था वो हमारी माँ नहीं है, अगर हम में से कोई भी बच्चा रोती या फिर कुछ बातें करती तो वो गायब हो जाता। पर एक दिन एक डॉग को देख के मैं उसके टेल को देख के बाहर आया, उसके पीछे पीछे बाहर आया, तब मुझे पता चला मैं 1 साल के लिए वहाँ पे कैद था। वो डॉग दोस्तों और किसी का नहीं, मेगुमी का था। और जब वो लोग छोटे थे उस समय मेगुमी को देखते हैं वो गोजो के साथ था और उसके साथ उसका जो डिवाइन डॉग है वो आगे जाने लगता है। हाना उसे देखने लगता है। प्रेजेंट में हम हाना को देखते हैं वो उसी सोल्जर को बचाने के लिए आई है और वो मानती है ये फेट है उसका और मेगुमी का मिलना और अब से वो भी सबको बचाएगी जिसको वो बचा सकती है। मेगुमी उससे कहता है, सीन शिफ्ट होता है, हम मेगुमी और यूजी को देखते हैं। मेगुमी यूजी से कहता है हाँ मुझे पता है तुम क्या सोच रहे हो, शायद वो नोबारा की जगह ले ले, पर ऐसा नहीं है, तुम बहुत ज़्यादा स्टूपिड हरकतें कर रहे हो। उसकी थोड़ा सा समझाने के बाद यूजी को देखते हैं वो समझता है और कहता है हाँ ठीक है मैं माफ़ी मांग लूँगा उससे। तभी उसके सामने एंजल यानी हाना कुरुसु आती है और कहती है क्या तुम्हें मुझसे कुछ कहना है। सो इसी के साथ दोस्तों ये एपिसोड ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच देखने के लिए।